जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम 10 चैप्टर जान रहे थे जिसमें आपने अच्छे से हमने 4 वीडियो के अंदर टेंस का बेसिक्स था वो सारा का सारा क्लियर किया। और आज हम टेंस को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो टेंस है उसको हम अच्छे से जानेंगे। इसके अंदर कौन कौन सी जो बातें होती है वो हमें ध्यान रखनी है। साथ ही हम टेंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ के साथ साथ कंपटीशन लेवल में जो हमारा हायर कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं 12th के बाद में, उन सब एग्जाम्स में हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल में टेंस को किस प्रकार से पूछा जाता है तो वो सारी की सारी चीज़ें हम जानेंगे। और आपने बेसिक्स टेंस का क्लियर नहीं किया है तो जो मैंने 4 वीडियो अपलोड कर रखी है उसमें सारा का सारा बेसिक्स मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का एकदम स्ट्रक्चर वाइज अच्छे से क्लियर करवाया है, तो आप उसको अच्छे से कवर अप कर लीजिए। और आज हम बढ़ते हैं टेंस के एडवांस लेवल की ओर, जिसमें हम सबसे पहले टेंस की मैंने परिभाषा आपको पहले बताई थी। उस परिभाषा क्या कहती है आखिरकार, उस परिभाषा के ऊपर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो आप आज सदा की बात ही आज का भी हमारा जो हेडिंग डालिए टेंस। अब टेंस की सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की बात कर लेता हूँ। इसकी परिभाषा क्या होती है। डेफिनेशन NATION डेफिनेशन। सबसे पहले लिखेंगे हम द फॉर्म ऑफ वर्ब। द फॉर्म ऑफ वर्ब which the form of verb which denotes the time and the state of an action, or event is known as tense। उसको हम टेंस के नाम से जानते हैं। ये परिभाषा हमने बेसिक्स में भी देखी थी और आज हम फिर से इसको जानेंगे। अब ये परिभाषा कहती है, परिभाषा ये कहती है द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की वो फॉर्म जो ये डिनोट करती है, इंगित करती है कि द टाइम एंड द स्टेट। यहाँ तो वो वर्ब की फॉर्म क्या डिनोट करेगी, टाइम डिनोट करेगी। यहाँ फिर वो क्या दर्शाएगी, किसी की स्टेट दर्शाएगी। और दर्शाएगी किसकी, या तो किसी एक्शन की या फिर किसी इवेंट यानी घटना की। इस नॉन एज टेंस मतलब क्रिया का वर्ब टेंस कहलाता है जो किसी समय, जो किसी कार्य या घटना के समय या उसकी अवस्था को दर्शाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं टेंस। हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हैं कि क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है। क्रिया का वह रूप टेंस कहलाता है जो किसी कार्य या घटना की अवस्था या समय को दर्शाता है, उसे हम टेंस कहते हैं। तो कहने का मतलब आप, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल्स लिखा कि राम wants to go, राम wants चलो टू गो, राम wants to go, ठीक है। आगे कुछ भी लिखो तो उसको क्लियर। ये मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कि राम wants wants to go yesterday या today ago yesterday। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये लिखा। अब इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे कि पहला एग्जाम्पल क्या दर्शा रहा, राम वांट्स टू, राम जाना चाहता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल इसमें टाइम मेंशन है कि ये एग्जाम्पल अच्छे से करेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल देखोगे कि राम वांटेड टू गो, राम जाना चाहता है कल। अब इसका मतलब इसके अंदर आप देखोगे, इसके अंदर हमारा क्या है, टाइम है। और ये कब का टाइम है, यस्टरडे आप देखोगे ये टाइम है कब का, तो पास्ट का टाइम कब का है, पास्ट। अभी पास्ट का टाइम है, ये घटना कब की है, पास्ट की है। ये घटना कब की है, पास्ट की। अब मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि ये सेंटेंस करेक्ट है और ये सेंटेंस करेक्ट क्यों नहीं, इन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है। अक्सर हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी कि जैसा टाइम हो वैसा ही टेंस यूज करना है। इस परिभाषा के अंदर ये बोला कि द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की कोई फॉर्म ये डिनोट करती है कि वो किसी घटना या फिर किसी अवस्था को बताती है कि भाई वो काम किसी क्रिया का वह रूप, क्रिया का रूप क्या दर्शाता है, क्रिया का रूप किसी कार्य या अवस्था को दर्शाए तो वो हमेशा टेंस कहलाती है। ये होती है टेंस की सिंपल परिभाषा। इसमें कोई बड़ी सोचने समझने वाली, घबराने वाली कोई बात है नहीं।
दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी, मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट है, इसमें कोई तकलीफ है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने दूसरे सेंटेंस के अंदर टाइम ऐड किया, तो टाइम ऐड करते ही सीधी सी बात है, जैसा टाइम होगा वैसा ही टेंस होगा। तो इसके अंदर टाइम कब का है, टाइम तो पास्ट का है, तो टेंस भी कब का होना चाहिए, पास्ट का होना चाहिए। तो दूसरा सेंटेंस इसीलिए गलत है क्योंकि इसके अंदर जो टेंस है, और टेंस कौन दर्शाती है, तो टेंस इसमें खुला लिख रखा है, द फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की वो फॉर्म जो किसी टाइम या किसी अवस्था को दर्शाए, किसी घटना या फिर किसी एक्शन या किसी घटना की अवस्था या समय को दर्शाए, उसे क्या बोलते हैं, टाइम। तो यहाँ पर ये घटना हो कब की रही है, तो ये घटना तो पास्ट की हो रही है, तो समय कब का है, पास्ट का। इसका मतलब इस घटना का जो समय दर्शाया जा रहा है वो पास्ट का दर्शाया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, ये घटना भी कब हुई होगी, तो घटना भी पास्ट में होगी। तो घटना तो हम तो प्रेजेंट टेंस यूज करते, इसलिए आप क्या करोगे, इस टाइम के अकॉर्डिंग इस वांट्स को यहाँ पर काट के आप क्या करोगे, वांटेड। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में, मैं एक बार वापस दोहरा देता हूँ कि हमें ये देखना है कि वाक्य के अंदर यदि टाइम का प्रयोग हुआ है और आपको टेंस को पहचानने का एक ही तरीका, आप टाइम को अच्छे से पहचानिए। टाइम कब का है, जो घटना है कब की, यदि भूतकाल में कोई घटना घटित हुई तो उसके अंदर जो टेंस यूज होगा या जो वर्ब की जो फॉर्म यूज होगी वो भी पास्ट फॉर्म यूज होगी। और कोई घटना ऐसी जो प्रेजेंट में घटित होती है या घटित होता है कोई काम, तो उसके अंदर प्रेजेंट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। और कोई ऐसी घटना जो फ्यूचर में घटित होगी तो उसके अंदर किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर फॉर्म का, फ्यूचर टेंस का। अब हमें सबसे पहले हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमने टाइम को पहचाना है, तो टाइम कब का, यस्टरडे का। तो जैसा टाइम होगा वैसा ही टेंस होगा। तो हमने टाइम के अकॉर्डिंग टेंस में परिवर्तन किया। लेकिन आप एक्चुअल बताइए, अब टाइम कब का, टेंस कब का हो गया, वर्ब भी सेकंड फॉर्म हो गई, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो टाइम भी पास्ट का और टेंस भी पास्ट का। तो पहली बात, सबसे दिक्कत देने वाली बात यही है कि आप टाइम सेंटेंस के अंदर हिंट दिया होता है, आप टाइम पहचानिए, टाइम कब का है, तो टाइम हमारा पास्ट का है। जब टाइम पास्ट का है तो घटना भी कब की होगी, पास्ट की होगी। दूसरा मैं एग्जाम्पल ऐसा लिखता हूं कि राम वाज प्लेइंग क्रिकेट एट नाउ। ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। अभी सेंटेंस को आप पढ़ोगे तो आप सीधी सी बात देखोगे, राम अब क्रिकेट खेल रहा है। आपने कैसे पहचाना, आपने टाइम पहचाना। जैसे टाइम पहचाना आपको पता चल गया घटना कब की, प्रेजेंट। घटना कब की, प्रेजेंट। समय कब का दे रखा, प्रेजेंट का। तो यहाँ तो पास्ट का यूज हो गया ना। लेकिन आप क्या करते हो कि इस पास्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ऐसे नहीं कि यहाँ पर यस्टरडे कर दो, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम नहीं बदलना, आपको हमेशा क्या करना है, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब बदलना। तो हमेशा ये ध्यान रखना, बदलने का काम कौन करेगा, टाइम। क्योंकि समय को आप नहीं बदल सकते, टाइम इज यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। समय यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, उसको आप नहीं बदल सकते। तो आप हमेशा किसमें सेंस करोगे, हमेशा वर्ब में सेंस करना, ना कि आप इस वाच को देख के यहाँ पर यस्टरडे कुछ भी और कर लो, पास्ट का टाइम डिनोट कर लो। तो ऐसा आपको नहीं करना। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पर वांट्स देख के यहाँ पर आप प्रेजेंट कर लो या फिर आप एवरी डे कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपको हमेशा ध्यान रखना कि जैसा टाइम होगा वैसे ही हमारा टेंस होगा। तो टाइम कब का, प्रेजेंट का। तो अब यार यहाँ पर आज का क्या होगा, अब इन तीनों एग्जांपल्स में देखा होगा आपने, दोनों एग्जांपल विशेष रूप से कि हम टाइम के अकॉर्डिंग बदलाव करते हैं टेंस में। और एक्चुअली वो टेंस के अंदर जो बदलाव होता है वो क्या, सब्जेक्ट में होता है। सब्जेक्ट में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, यहाँ पर भी आराम सब्जेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फर्क किसमें पड़ा, तो सेंस एक्चुअल में होगा किसमें, वर्ब। तो हमेशा सेंस किस में होगा, वर्ब में होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्ब की वो फॉर्म जो टेंस कहलाती है, जो किसी घटना या किसी कोई एक्शन की क्या दर्शाती हो, कोई टाइम दर्शाती हो या फिर स्टेट दर्शाती हो, उसे ही हम एक्चुअल में वास्तविक में क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो इन तीन एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि वी यूज ऑलवेज टाइम अकॉर्डिंग टू टेंस। हम हमेशा जो टेंस का जो यूज करेंगे, वी यूज ऑलवेज टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम। हम हमेशा टाइम के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, टेंस का। तो जैसा टाइम होगा वैसे ही टेंस का प्रयोग होगा। और टेंस में बदलाव, अगर टेंस में बदलाव करेंगे तो बदलाव हुआ किसमें, तो बदलाव वर्ब में हुआ। तो सारा का सारा खेल किसका है, टेंथ चैप्टर के अंदर वर्ब का। तो वर्ब के अंदर हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए, साथ ही वर्ब का आपको यूज आ रहा है तो अच्छे से आप एग्जाम्पल कोई भी करेक्ट कर सकते हो। वैसे भी पेपर में हमेशा पूछा जाता है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स, वर्ब की सही फॉर्म भरी जाती है, वर्ब की सही फॉर्म ही हमें भरवाने के लिए वो एग्जाम्पल देता पूछता है।
तो आपको यहाँ तक आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब हम एडवांस लेवल में अच्छे से प्रेजेंट टेंस को जानेंगे, जिसमें प्रेजेंट के बारे में कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो हमें अच्छे से, की पॉइंट्स कौन से एडवर्ब्स है जो प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रयोग होते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एडवांस लेवल के तरीके से हमें अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं आगे की चीजों के लिए, जिसमें हम सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की आपने बेसिक पहचान पढ़ी होगी, का है, ती है, ती। बहुत अच्छी बात है, आपको बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए भी और होगा भी आई होप। लेकिन ये तो पेपर में आता ही नहीं, कहीं पर हमें तो ट्रांसलेशन करवाने की भी बात ही नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, इसको एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आप नाम डालिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम कोशिश करेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से एग्जांपल्स बनते हैं अच्छे से, सारे के सारे पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में भी हम सबसे पहला नाम लिख देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में कौन कौन सी बात है, तो आपने ये तो पता ही होगा, वे घटनाएं जो वर्तमान समय में होती जा रही है उन्हें क्या कहेंगे, हमें प्रेजेंट टेंस कहेंगे। साथ ही यहाँ पर एक की पॉइंट लिखिए कि इस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। हम क्या लिखेंगे, दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट। ये कोई नियम वगैरह नहीं, बस केवल तथ्य है कि इस टेंस का प्रयोग इन चीजों को डिनोट करने के लिए करना जाता है। तो वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पर नंबर वाइज लिखूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट ये आज वाला पॉइंट नोट कीजिए, फिर एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से विद एग्जांपल्स की पॉइंट बना के आपको समझाऊंगा। क्लियर? पहला एग्जांपल्स लिखिए आप, रेगुलर एक्शन। नंबर 1 पर क्या लिखोगे, रेगुलर एक्शन, ठीक है। नंबर 2 पर लिखिए इर्रेगुलर एक्शन। इर्रेगुलर, घबराने की कोई जरूरत नहीं, केवल आप नोट कीजिए, समझिए। मैं सारी की सारी एग्जाम्पल प्रत्येक के कम से कम 5-5, 10-10 एग्जाम्पल प्रत्येक पॉइंट पे करवाऊंगा। तीसरा प्रोवर्ब्स, ठीक। चौथा जियोग्राफिकल ट्रूथ, ठीक है। पांचवा यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। अगले एक पॉइंट और लिखिए, अगला आप लिखिए, चलो ठीक है। छठा पॉइंट आप नोट कीजिए, उसमें लिखोगे कस्टम, CUSTUM, कस्टम, क्लियर। सातवां पॉइंट आप नोट कीजिए हैबिट, ठीक है, कोई हैबिचुअल एक्शन, ठीक है। आठवां पॉइंट आप नोट कीजिए फ्यूचर प्लान एक्शन, प्लान एक्शन फॉर फ्यूचर, फ्यूचर का कोई प्लान एक्शन। तो ये मोस्टली मैंने सारी की सारी चीजें बताई। इन सारी की सारी चीजों में हम कहीं ना कहीं कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके साथ साथ जिसमें हमने एक और पॉइंट आता है जिसमें परमानेंट एक्टिविटी, ये दोनों का मतलब रेगुलर एक्शन को या परमानेंट एक्टिविटी को एक था, परमानेंट एक्टिविटी। ये सारे के सारे जितने भी मैंने 9 पॉइंट लिखे, उसके साथ साथ कुछ ऐसी किताबें, उसमें एक और होगा सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ। आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ मैं बोल देता हूँ, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ। वे सारे के सारे काम जो, या वे सारी की सारी घटनाएं, कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे फैक्ट जो समाज के द्वारा धारण कर लिए जाते हैं। जैसे मान लें लड़कों से ज्यादा लड़कियां सेंसिबल होती है, तो उसमें देखें तो उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसे सेंसिबल होती है, इसको आप पास्ट टेंस में यूज नहीं कर सकते, ना ही इसको फ्यूचर में यूज कर सकते। सेंसिबल होती थी ऐसा भी नहीं कर सकते, सेंसिबल होगी तो फ्यूचर में भी यूज नहीं कर सकते। तो कहाँ यूज कर सकते आप, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट टेंस के भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सारे के सारे भाग, इन सब पॉइंट पर कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रत्येक पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चन बने। सबसे पहला पॉइंट जिसमें हम जिक्र करेंगे रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन बोलो या फिर रूटीन बोलो, रूटीन एक्शन। रूटीन एक्शन का मतलब होता है वो काम, वह काम जो रोज होता है,
वो एक्शंस जो हम रोज कहते हैं, जैसे आई गोज टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पर एवरी डे का मतलब हर रोज जाता होता, हर रोज जाओगे तो आप पास्ट टेंस में इसको यूज नहीं कर सकते, ना ही साथ ही इसका प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते। आप इन सभी फैक्ट्स का सबका प्रयोग कहीं ना कहीं किसमें करोगे, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो रेगुलर एक्शन का मतलब समझ में आया, वो काम जो हो जाना होता, कल भी हुआ, आज भी हुआ और आगे भी होगा। इसका मतलब जो काम रोज हो रहा तो उसको किसमें इंक्लूड करोगे, तो उस टेंस का उस एक्शन के अंदर किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा इररेगुलर एक्शन। अब इररेगुलर एक्शन, ये रेगुलर एक्शन कैसे हुआ, मैं एग्जांपल से बोल रहा हूँ। मैं प्रत्येक हफ्ते में 2 बार स्कूल जाता हूँ, ठीक है ना। आई गोज टू स्कूल ट्वाइस ऑफ वीक, मैं प्रत्येक हफ्ते में 2 बार स्कूल जाता हूँ। इसमें मैंने कहा जो पिछले वाला वीक था उसमें भी मैं 2 बार स्कूल गया, आने वाला जो वीक आएगा उसमें भी 2 बार स्कूल, अब ये जो सप्ताह चल रहा है इसमें भी 2 बार स्कूल गया, और जो आने वाला सप्ताह आएगा, फ्यूचर का कोई वीक आएगा, उस वीक में भी 2 बार स्कूल जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये ऐसा नहीं दिख रहा कि भले ही इरेगुलर एक्शन है लेकिन काम तो रोज हो रहा है ना, ऐसे नहीं। हाँ, डिफरेंस बहुत बड़ा है कि 7 दिनों में 2 दिन ही जा रहा, लेकिन पिछले 7 दिन थे उसमें भी 2 दिन गया, इस हफ्ते में भी मैं 2 दिन गया, और आने वाले हफ्ते में भी 2 दिन जाऊंगा। इसका मतलब पहले भी हुआ, पास्ट में भी हुआ वो काम, प्रेजेंट में भी हो रहा और फ्यूचर में भी होगा। तो कहीं ना कहीं आप इसको किसके अंदर रखोगे, तो ये भी कहीं ना कहीं सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर भी जिक्र होगा किसका, रेगुलर एक्शन का। तो आप इस एक पॉइंट को पकड़ के चलिए, केवल रेगुलर एक्शन, इन सब का मीनिंग कहीं ना कहीं दिखा लोगे तो सबका मीनिंग निकलेगा रेगुलर एक्शन। दूसरा प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स का मतलब होता कहावतें। जब मैं ऐसे कहता हूँ कि 2 and 2 मेक फॉर 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात 2 और 2 4 भूतकाल में भी होते थे, आज प्रेजेंट में भी हो रहे हैं, और आने वाले भविष्य में भी 2 और 2 4 ही तो होंगे। तो इसको आप पास्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, ना ही इसको फ्यूचर टेंस में यूज कर सकते हैं। तो इसको केवल ना केवल कौन से टेंस में यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा कोई फैक्ट जो आपको रिलेटेड हो प्रोवर्ब्स से, जैसे मैं कह दूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदार सबसे अच्छी नीति है, ठीक है ना। तो इन सब का कहीं ना कहीं सब आगे एग्जाम्पल जिक्र करूंगा। उसके बाद में जियोग्राफिकल ट्रूथ। जियोग्राफिकल ट्रूथ में मैं ऐसा मान लूं कि भारत के उत्तर दिशा की ओर जो उत्तर में है वो कौन सा पर्वत है, हिमालय। हिमालय की श्रेणी उत्तर में है, ऐसे मैं कह दूं कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है। तो ये बात कहीं ना कहीं प्रेजेंट में भी यूज होगी ना, पास्ट में यूज थोड़ी कर सकते। गंगा नदी हिमालय से निकलती थी, यदि निकलती थी तो आज भी तो निकलती है, फिर तो उसको पास्ट टेंस में होना नहीं चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। और आपको फ्यूचर में यूज करेंगे, इसका मतलब तो ये होगा गंगा नदी फ्यूचर में निकलेगी हिमालय से, लेकिन आज भी तो निकल रही है ना। तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग कहाँ करोगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जियोग्राफिकल ट्रूथ का मतलब होता है भौगोलिक सत्य। अगला है यूनिवर्सल ट्रूथ। वे ऐसी घटनाएं जिस पर ना किसी समय का स्थान का कोई फर्क ना पड़े, तो उस घटनाओं को हम अंदर रखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर। किसके अंदर रखोगे उसको, यूनिवर्सल ट्रूथ में। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। जैसे मैं ऐसे कह दूं, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है ना। तो ये आज से कुछ समय पहले भी सूर्य पूर्व दिशा में उगता था, आने वाले समय में भी सूर्य पूर्व दिशा से निकलेगा। अब ऐसा नहीं कि अमेरिका में सूर्य पूर्व दिशा से नहीं निकलता, दक्षिण दिशा से निकलता। तो सभी के लिए ये समान है, तो फिर इसको किस में आप रखोगे इसको, तो इसको भी हम रखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको मैं आगे मेंशन करूंगा और इस पर बहुत ज्यादा सवाल बने, इसलिए इसके 2 एग्जाम्पल लिखे हैं आगे, इसकी परिभाषा लिखवाओगे कौन कौन से एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको हम की पॉइंट में लिखेंगे। अगला है कस्टम। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। तो जो हमारे रीति रिवाज होते हैं वही कौन कौन से एक तरह के फैक्ट ही होते हैं, और फैक्ट सारे के सारे किस में यूज होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हम केवल ना केवल आज प्रेजेंट इंडेफिनिट मानते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनका प्रयोग करके एग्जामिनर हमें सवाल देता है, या फिर एग्जामिनर उन पॉइंट को रिपीट करके बार बार उनके ऊपर सवाल बनाता है। उन पॉइंटों को हम डिटेल में आज एनालिसिस करेंगे। अगला है हैबिट। अब हैबिट का मैंने लिख दिया कि ही स्मोक्स, ठीक है ना। तो वो धूम्रपान करता है, पीछे लिख दो मैं हैबिट। तो इसका मतलब आप इसको स्मोकिंग नहीं कर सकते, ही इज स्मोकिंग, वो धूम्रपान कर रहा है। हाँ, पीछे आप एग्जाम्पल नाउ जोड़ दे तो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना होगा, ही स्मोक्स का मतलब वो धूम्रपान करता है। तो ये कहीं ना कहीं हैबिट हुई। और हैबिट भी कोई एक दिन काम करने से हैबिट नहीं लगती। हैबिट भी जो काम आप बार बार कर रहे हो, तो इसलिए जो काम बार बार कर रहे हो वो कैसा हुआ, रूटीन एक्शन या फिर रेगुलर एक्शन। और रेगुलर एक्शन कौन से टेंस के अंदर आता है, वो आता है केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो हैबिट भी या आदतन जो क्रिया होती है वो किसमें आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगला है प्लान्ड एक्शन फॉर फ्यूचर या शेड्यूल्ड एक्शन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की जो ऐसी घटनाएं जो मतलब पहले फ्यूचर, जो ऐसे समझे तो मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री आने वाले
रविवार को देहरादून जाएंगे, ठीक है, देहरादून के दौरे पर होंगे। तो ये वो घटना है सारी की सारी जो फ्यूचर में होगी, लेकिन उसको पहले से प्री प्लान, उसका पहले से प्लान किया हो भविष्य अब प्रेजेंट के अंदर, तो उनमें भी हाँ एक्चुअल में वो घटनाएं फ्यूचर में होगी, लेकिन फिर भी उसमें हम यूज किसका करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये भी अच्छे से हमें ध्यान रखना। जैसे आने वाले सोमवार से हमारे एग्जाम शुरू होंगे, तो उसमें आप किसका प्रयोग करोगे, केवल ना केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट का। भले ही वो एक्शन फ्यूचर के हो, लेकिन एग्जाम्पल्स और यूज किसका दोगे, कौन से टेंस का, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी, इंडेफिनिट। लास्ट एक्शन है हमारा परमानेंट एक्टिविटी। अब इस परमानेंट एक्टिविटी का मतलब होता है वे ऐसी घटनाएं जो रोजाना होती, टेम्परेरी नहीं, जो रोजाना होती। जैसे मैं डेली, जब ऐसे समझो तो प्रत्येक रविवार को जो बैंक होते हैं हमारे बंद रहते हैं, तो पिछले रविवार को भी बैंक बंद रहे, और इस हफ्ते का जो रविवार उसको भी बैंक बंद रहेंगे, और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आने वाले फ्यूचर में भी जो वीक होता उसके रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे। तो उसे भी हम कहेंगे, तो उसे भी कहीं ना कहीं हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, परमानेंट एक्टिविटी को, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज वीडियो रोको है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, पॉइंट नंबर वाइज अपन प्रत्येक, इसमें कम से कम मैं 7-8 इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिन पर प्रत्येक वर्ष या हर एक पेपर में देखे तो ज्यादा से ज्यादा उन पर सवाल बने। साथ ही हमारी बोर्ड क्लासेस होती है, जो 10th क्लास, 8th क्लास, साथ ही आपकी 12th क्लास, उसमें भी जो ग्रामर पोर्शन आता है आपका 10th क्लास में, उसमें टेंस के हमारे 7 सवाल आते हैं। उसमें 4 नंबर का हमारा टेंस वर्ब फॉर्म भरवाने के लिए पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स होते हैं, तो वो सारे के हमारे यहाँ पर मैं कीवर्ड्स कराऊंगा, उनसे कहीं ना कहीं क्लियर हो जाते हैं। तो हम पहले नंबर लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, इसको आप रूल नंबर 1 भी कह सकते हो। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट क्या है, तो पहले पॉइंट का हमने नाम दिया कीवर्ड्स। सबसे ज्यादा बनने वाला सवाल यहाँ कीवर्ड से बनता है, बहुत मैक्सिमम आप सवाल इस कीवर्ड से आप अच्छे से करेक्ट कर सकते हो। या फिर इसको लिख सकते हो टाइम डिनोट्स एडवर्ब्स, डिनोट एडवर्ब्स। बहुत सारी इसको आप एडवर्बियल रूल से भी नाम से इसको हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी एडवर्ब्स होती है जो हमेशा कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होगी। तो हम क्या करते हैं, उस एडवर्ब्स का यदि किसी वाक्य के अंदर सेंटेंस में प्रयोग, जैसे मान लो एवरीडे एडवर्ब है, और ये एडवर्ब है, ये प्रेजेंट का समय बताती है, और इस एवरीडे का प्रयोग मान लो किसी एग्जांपल्स के अंदर हुआ, जैसे आई गोज टू स्कूल एवरीडे, तो आप उसको अच्छे से, सीधी सी बात है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर ही यूज करोगे। तो हम ऐसे कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज होते हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे हार्डली। ये नेगेटिव एडवर्ब से यार, हार्डली, स्कार्सली, SCARLY, स्कार्सली, ठीक है ना। अगली है हमारी हार्डली हो गए, स्कार्सली हो गए, नेवर, NEVER, नेवर। उसके बाद में हो गया हमारा रेयरली, RARELY, रेयरली। उसके साथ हमारा बेयरली भी होता है, सेल्डम्स होता है, ठीक है ना। तो इनका कहीं ना कहीं हम प्रयोग किसमें करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। हार्डली हो गया, SCARCELY, स्कार्सली, और उसके साथ में नेवर, नेवर के बाद में रेयरली। फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्रीक्वेंटली, FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली। उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे ऑलवेज, ठीक है। और साथ ही हम किसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, ओकेजनली, OCCASIONALY, ओकेजनली। उसके बाद में जनरली, GENERALLY, जनरली, ठीक है ना, सामान्य, यूजुअली, UHUALLY, यूजुअली। और उसके बाद में जैसे एवरी में आपका एवरी डे हो गया, ठीक है, एवरी वीक हो गया, और एवरी ईयर हो गया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ऐसी सारी एडवर्ब्स होती है जिन सब का हम प्रयोग करना है, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, तो इन सब का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो इन सब का प्रयोग होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो उसमें आपको अच्छे से देखना होगा तो कौन कौन सी एडवर्ब्स का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर करते हैं। तो हमारी हार्डली हो गई, उसके बाद में हमने देखा स्कार्सली हो गई, स्कार्सली के बाद में हमारा रेयरली हो गई, रेयरली के बाद में हमारा फ्रीक्वेंटली हो गई, फिर हमारा ऑलवेज हो गया, ऑलवेज के बाद ओकेजनली हो गया, ओकेजनली का मतलब कभी कभार, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है हर बार, ठीक है ना। और उसके बाद में इसमें एक और आप लिख दीजिए ऑफ्टन,
ये ऑप्टन एडवर्ब ऑफन, ठीक है ना, इसको ऑप्टन नहीं ऑफन बोलोगे। ऑप्शन का मतलब होता है प्राय या अक्सर, फ्रीक्वेंटली, उसके बाद ऑलवेज हमेशा, और ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, जनरली का मतलब सामान्यतः, फिर हमारा यूजुअली हो गया, और यूजुअली के बाद में एवरीडे हो गया, हर दिन, हर वीक और हर ईयर। और उसके बाद में ये सारी की सारी जो एडवर्ब्स होती है उन सब का प्रयोग आप कहाँ करते हो, तो इन सब का प्रयोग हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है। अब इन सब का प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर करते हैं। साथ ही आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप देख लेना, वैसे भी मैंने करेक्ट लिखा है, GNERALLY सही है, फिर भी देख लेना, ठीक है ना। रेयरली हो गया। अब ये जो शुरू की जो एडवर्ब्स होती है, पहला एक हार्डली, स्कार्सली, उसके बाद नेवर और रेयरली, ये चार एडवर्ब्स हैं। इन चार एडवर्ब्स ये सारी की सारी नेगेटिव मीनिंग देती है। यदि आप किसी सेंटेंस के अंदर हार्डली, स्कार्सली, नेवर, सेल्फ, इसके अंदर एक और लिख दो, बोला दो तीन बार लिखा, इसके अंदर एक और लिख दीजिए आप, उसका नाम लिखिए सेल्डम। हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम और रेयरली, ये चार ऐसी एडवर्ब्स होती है जो होती है नेगेटिव। ये किसी सेंटेंस के अंदर आप दोगे, जैसे मैंने कौन सी बताई, हार्डली, SCARCELY, SCAR, ठीक है, सी, स्कार्सली, उसके बाद में अगला होता है रेयरली, RARELY, रेयरली, और लास्ट में हो गया हमारा सेल्डम। ये चार एडवर्ब्स ऐसी हैं जिन एडवर्ब्स का यूज आप किसी सेंटेंस के अंदर कहोगे तो वो आपका यूज सेंटेंस है वो नेगेटिव मीनिंग देगा। सेंटेंस मीनिंग कैसा देगा, तो वो सेंटेंस आपका NEGATIV नेगेटिव मीनिंग देगा, नेगेटिव अर्थ देगा। अर्थ कैसा निकलेगा उस सेंटेंस का, तो नेगेटिव। लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी उस सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है STRUCTURE, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा नेगेटिव नहीं होगी। ये हमेशा ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन उसका जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये सारी की सारी ऐसी एडवर्ब्स हैं, तो इन सब एडवर्ब्स का प्रयोग हम कहीं ना कहीं कौन से टेंस में करते हैं, तो इन सब का। अब ऐसे नहीं कि कहीं ना कहीं आप वो रट्टी वाली बात पकड़ ही लोगे। हमने बताया हार्डली का प्रयोग, या फिर इसमें जो मेन इंपोर्टेंट मैं बताता हूँ नेवर, और दूसरा बताता हूँ ऑलवेज, हमेशा। तो इनके लिए नेवर और ऑलवेज, ये जो दो टिक लगाए हुए इनमें आप ये समझोगे, तो इसको ऐसे मत समझना कि केवल नेवर का प्रयोग आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है, क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं होता, या प्रेजेंट परफेक्ट में। तो रट्टा मारने की बात नहीं है, पॉसिबली जितनी मैक्सिमम इन सब का प्रयोग कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि संभवतः इनका प्रयोग कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। लेकिन इसमें जो नेवर और ऑलवेज को आप इन दोनों को अलग से निशान करके रखना कि इनका प्रयोग हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखने को मिलता है। तो आप रट्टा ना मारे, बस अच्छे से समझिए कहीं ना कहीं ये एडवर्ब्स जिस भी टेंस में, जिस भी सेंटेंस में आएगी तो वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट टेंस का ही होगा। और प्रेजेंट में कौन से पार्ट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही हमें अच्छे से ध्यान रखना। अब आप इसको अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इनके ऊपर हम दो एग्जांपल्स लेते हैं, जिसमें हमारा पहला एग्जांपल्स में ऐसे बता रहा हूँ, ऑलवेज और नेवर का यूज करते हैं। इसमें पहला एग्जांपल से एग्जांपल्स में जब मैं कह दूं सी ऑलवेज wakes up in the morning, वह मॉर्निंग में सुबह जल्दी जागती है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सी ऑलवेज गेट अप, या गेट अप तो नहीं होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गेट अप गेट्स अप होगा। सी ऑलवेज गेट्स अप इन द मॉर्निंग, वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी जागती थी। यहाँ पर किस एडवर्ब का प्रयोग होगा, ऑलवेज का। तो ऑलवेज का प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस कैसा होगा, तो ये सेंटेंस हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इन द मॉर्निंग एवरी डे, इसके पीछे आपको टाइम मेंशन करना, तो आप कैसे मेंशन कर सकते हो, आप इसके पीछे एवरी डे का मेंशन करते हो, कोई तकलीफ की बात है नहीं। अगला सेंटेंस मैं लिखता हूं कि राम नेवर टेल्स ए लाई, राम कभी झूठ नहीं बोलता। ये नेवर एडवर्ब आ गई, ये नेवर एडवर्ब आ गई, ये सेंटेंस कैसा होगा, ये सेंटेंस हमारा होगा
प्रेजेंट इंडेफिनेट। किसका होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का। तो होपफुली आपको पहला रूल, मेरा पहला पॉइंट बताया, उस नेम को हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हमने हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, बेयरली, ठीक है ना, एक बेयरली भी होता है। उसके साथ साथ हमने ये जाना कि हमारा जो ओकेजनली है, OCCASIOLLAY, ओकेजनली है, उसके साथ फ्रीक्वेंटली है, कभी कभार, बार बार, ठीक है, और ऑफन हो गया हमारा। उसके साथ हमने एवरी डे, एवरी वीक, और इन सब का कहीं ना कहीं प्रयोग, जैसे 8 वाइज ऑफ वीक, 8 वाइज ऑफ डे, दिन में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, तो इन सब का प्रयोग, और एवरी के साथ आप टाइम लगा दो, एवरी ईयर, एवरी मंडे, एवरी संडे, ये सब के सब जो कीवर्ड्स होते हैं, ये सब के सब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टाइम को डिनोट करते हैं, और इन सब का प्रयोग पॉसिबली कौन से टेंस में किया जाता है? आप बोलोगे कि इन सब का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर अच्छे से किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। वो कौन सा पॉइंट है जो हम पॉइंट नंबर 2 से अच्छे से हमें जानना है, उसको आप अच्छे से नोट करोगे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में हम ऐसे नोट करेंगे जिसका नाम हमें दिया है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सार्वभौमिक सत्य। तो आप पॉइंट नंबर 2 पर लगाए, और पॉइंट नंबर 2 का नाम है VERSAL, यूनिवर्सल ट्रूथ। हिंदी में इसको आप लिखोगे सार्वभौमिक सत्य। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले इसके में जो जितने भी आपके इंपोर्टेंट जो रूल है वो सारे के सारे मैं बता देता हूँ, और उसके बाद में इस प्रत्येक रूल के अंदर एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जो सारे के सारे PYQ क्वेश्चंस हो गए, मैं सारे के सारे कम से कम मोस्टली 40 या 50 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। इसके बाद तुरंत ही एक वीडियो अपलोड करके हम डालेंगे जिसमें सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इन सारे के सारे 8-9 कीवर्ड्स का प्रयोग करके वो एग्जांपल्स कौन से पेपर का है, तो उन सब का आप अच्छे से जानेंगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। इसके बारे में एक बात आप लिख सकते हो कि वे घटनाएं या वे एक्शंस या वे इवेंट जिन पर किसी समय या स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शुरू में आपको जिक्र किया था कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, तो इस एक्शंस के अंदर भले कोई भी टाइम हो, कोई भी समय हो, समय का मतलब पास्ट का, फ्यूचर का या प्रेजेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही किसी एक्शन पर स्थान का कोई फर्क पड़ता कि ये काम कहाँ हुआ और कब हुआ। तो वे सारी की सारी घटनाएं जिस पर स्थान या समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, तो उन घटनाओं को हम कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, और इंग्लिश में बोलोगे क्या कहोगे? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मैं एग्जांपल्स लिख देता हूं कि द अर्थ revolves, REVOLVES, revolves around, AROUND, around the sun। कि जो पृथ्वी है हमारी वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये बात कैसी है? तो ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं, यूटी का मतलब हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये हमारा सार्वभौमिक सत्य, और सार्वभौमिक सत्य हम कौन से टेंस में यूज करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये जो सूर्य है हमारा वो कौन सी दिशा में उगता है? पूर्व दिशा उगता है, पूर्व दिशा में उगता है, उदय होता है। तो ये बात कहीं ना कहीं कैसी हो गई? तो इन सब के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? तो इन सब के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करो। वर्ब इसमें कैसे आएगी? तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का या वर्ब की जो हमारी फिफ्थ फॉर्म होती है उनका प्रयोग होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई भी ऐसी घटना है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई स्थान या कोई समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता हमें लोकेशन या प्लेस और साथ ही इसका टाइम का। तो उन घटनाओं को हम किसके अंदर डालते हैं? तो उन घटनाएं वे सारी की सारी घटनाएं कहलाती है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इनको हम इन सब में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। यहाँ मैंने आपको शॉर्टली समझाने के लिए 2 एग्जांपल्स का प्रयोग किया, साथ ही हम इसमें डीपली समझेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स में जाऊंगा, बताऊंगा आपको। अब आप नोट कीजिए इनको और फिर हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 पर हम बढ़ेंगे जिसमें हम ये जानेंगे जो हमारा रिलेटिव होगा, किससे रिलेटेड होगा? साइंटिफिक फैक्ट। क्या लिखोगे आप? साइंटिफिक फैक्ट, SCIENTIFIC, साइंटिफिक फैक्ट, FACTS। साइंटिफिक फैक्ट्स का मतलब होता है वैज्ञानिक तथ्य। वे सारी की सारी चीजें जो कहीं ना कहीं अपन सोचे तो, जैसे मैं कह दूं कि जो हमारा पानी है वो 100 डिग्री पर
गर्म होता है, भाप बनने बनता है। तो ये काम कहीं ना कहीं आपको कैसा लग रहा है, साइंटिफिक फैक्ट लग रहा है। तो साइंटिफिक फैक्ट का भी प्रयोग हम किसके अंदर करते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर साइंटिफिक फैक्ट का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी साइंटिफिक फैक्ट होगा उसके अंदर किसका प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हमें सामने को ध्यान रखना है। जैसे मैं पहला कह दूं, वाटर फ्रीजेज, FREEZES, फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा जो पानी है वो क्या फ्रोज हो जाएगा। फ्रोजन, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फ्रीज, फ्रोज और फ्रोजन। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ये तो किसकी घटना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की घटना है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, या फिर किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का। ये हमें से ध्यान रखना है। तो पहला एग्जांपल क्या होगी, द वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको कैसा लग रहा है, वैज्ञानिक फैक्ट लग रहा है या साइंटिफिक फैक्ट लग रहा है। तो इसके अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे दूसरा मैंने लिखवा दिया, द वुड, जो लकड़ी है, द वुड फ्लोट, FLOAT, फ्लोट, फ्लोट्स ऑन वाटर, कि जो लकड़ी है वो पानी की सतह पर तैरती है। तो ये कैसा एग्जांपल लग रहा, तो ये आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तो साइंटिफिक फैक्ट है, जो पहले भी तैरती थी, आज भी तैर रही है, आगे भी तैरेगी। तो इसका प्रयोग क्या होगा, तो इन सब का प्रयोग साइंटिफिक फैक्ट भी किसके अंदर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। एक एग्जांपल और दे देता हूं, द वाटर बॉइल्स, BOILS, बॉइल्स एट बाइस बोर्ड्स एट कितने 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको यहाँ तक हम अच्छे से ध्यान रखना है कि साइंटिफिक फैक्ट होते हैं उनका भी प्रयोग किस पे होता है, तो उन सब का प्रयोग होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो हमने अच्छे से इन एग्जांपल्स को जाना और साथ ही हमने ये समझा कि जो हमारे साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उन सब का प्रयोग किसमें होता है, उन सब का प्रयोग हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है। सबसे पहले हमने जाना कीवर्ड्स कौन कौन से, तो कीवर्ड्स आपने अच्छे से जाने होंगे। उसके बाद हमने जाना आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, वे सारे के सारे फैक्ट जो मतलब जिस पर किसी स्थान या किसी समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। और तीसरा हमारा नियम, जिसके पॉइंट नंबर 3 के नाम से हमने समझा कि साइंटिफिक फैक्ट। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इन पर प्रत्येक बार पेपर में कहीं ना कहीं सवाल हमको देखने को मिला। अब हम आगे बढ़ेंगे, जिसका नाम होगा चौथे नंबर पर हम आगे बढ़ेंगे, और आप अच्छे से नोट कीजिए, फिर हम इसको रिव्यू करते हैं। रूल नंबर 4, ऐसा समझे, पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट आपको कौन सा याद रखना है, उस पॉइंट का नाम है हमारा प्रोवर्ब्स। मैंने शुरू में ही बताया कि जियोग्राफिकल ट्रूथ हो गए, प्रोवर्ब्स हो गई, हैबिट हो गई, कस्टम हो गई, सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ हो गया, कोई बुक का ऐसा कंटेंट जो मतलब प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है, तो उनका भी आप किस में प्रयोग करोगे, तो वो भी आपको प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रयोग करोगे, ठीक है ना, उसका भी यूज प्रेजेंट टेंस के अंदर होगा। तो साथ ही साथ आपको ये समझना है कि प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स का मतलब होता है हिंदी में कहावत, क्या कहोगे, कहावत। इनका भी प्रयोग कहाँ होता है, इन सब का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कोई भी प्रोवर्ब्स है उसके अंदर कौन सा टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे मैं लिख देता हूं कि बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। पहला एग्जांपल्स मैंने कौन सा लिखा कि बार्किंग डॉग्स नेवर बाइट। यहाँ पे इसकी जगह जो पेपर में मैन हेल्प दी थी वो दी थी सेल्डम। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। इसका आप मीनिंग निकालोगे कि मुंह, और इसका मतलब होता है जो काटते हैं, यानी जो भौंकने वाले कुत्ते कभी नहीं काटते, ऐसा इसका मीनिंग नहीं। इसका मीनिंग है कि जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं। तो इसका मीनिंग आप किसी से रिलेट कर दो, इसका मतलब क्या होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्या होगी हमारी, तो ये प्रोवर्ब है। और प्रोवर्ब का प्रयोग हमने कौन से टेंस में करेंगे हम प्रोवर्ब्स के अंदर, तो प्रोवर्ब्स तो हमारी जो पहले भी सत्य थी, आज भी सत्य थी, इनके ऊपर किसी भी कोई टाइम या कोई लोकेशन का फर्क ही नहीं पड़ता। तो किस टेंस के अंदर आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। दूसरी मैं लिख दूं कि ऑनेस्टी इज, या फिर वाच, आप बताओ, ऐसे आते पेपर में क्वेश्चन। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया गया, लेकिन पेपर में मान लो यहाँ पर ऐसा लिख दिया ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, तो आप तो कहोगे सर सही है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन आपको ये देखना है कि ये कैसा है, कि प्रोवर्ब्स है, इसका मतलब हो गया ईमानदारी और सच्ची नीति थी, यदि वाज का प्रयोग करोगे, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं।
इज होगा, किसका प्रयोग होगा, इज का, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगी, ईमानदारी एक सच्ची नीति है, तो किसका प्रयोग होगा, इज का। तो ये अच्छे से आपने हमें पॉइंट नंबर 4 में जान लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5 की ओर, और पॉइंट नंबर 5 के अंदर हम ये जानेंगे कि किसी कोई न्यूज़पेपर्स की कोई हेडलाइंस है या फिर किसी कोई अखबार की कोई ऐसी सुर्खियां है, तो वो उसमें भी किसका प्रयोग करेंगे, तो उसके अंदर भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करोगे, और जिसमें आप जानोगे कि लिख दो रूल नंबर 5 लिखो, पॉइंट नंबर 5 यही नोट कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 5 पर आप लिखोगे न्यूज, WSPAP, न्यूज़पेपर हेडलाइंस, LIGHTS। न्यूज़पेपर की जो हमारी हेडलाइंस होती है, तो उनका भी प्रयोग हम कहां से करते हैं, यह हेडलाइंस को हेडलाइंस की लिख दिया, तो मान लो हेडलाइन, HEAD हेडलाइंस। न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती है, तो उनमें हम किसका प्रयोग करेंगे, उनके अंदर हम हमेशा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि सबसे पहले आप इसको समझ लो कि है क्या आखिरकार। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस का मतलब ऐसे होता है कि वे ऐसी घटनाएं जिनका जिक्र, वो सारी की सारी घटनाएं जो पास्ट में हुई हो या फिर फ्यूचर के अंदर होगी, वे सारी की, समझना इसका कॉन्सेप्ट क्या पेपर में आया है, वो सारी की सारी घटनाएं आप किसी भी बुक्स में देखोगे ऐसे देखने को मिलेगा। तो वे सारी की सारी घटनाएं जो पास्ट में घटित हुई, जैसे मान लो इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका था, अब जीत चुका था तभी तो वो आएगा ना प्रेजेंट टेंस के अंदर, न्यूज में तो आ जाए, लेकिन काम कब हुआ, काम कल हुआ। अब उसी प्रकार समय इंडिया T20 मैच जीत चुका, तो उसके अंदर प्रयोग किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, लेकिन यहाँ तो वो घटना फ्यूचर टेंस में हुई होगी, या तो वो घटना, अब न्यूज़पेपर में कौन सी घटनाएं आती, या तो जो घटनाएं घटित हो गई, या फिर भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली, या तो जो घटनाएं घटित हो गई या जो घटनाएं भविष्य में घटित होने वाली, उनके अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, वो सारी के सारी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं या फिर समाचार पत्र की सुर्खियां होती है, तो उनके अंदर प्रयोग किस टेंस का प्रयोग, प्रयोग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का करोगे, भले ही वो फ्यूचर की हो या फिर भले ही वो पास्ट में घटित हुई, लेकिन प्रयोग किसका होगा, तो प्रयोग होगा केवल ना केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते। इसके अंदर आप एग्जाम्पल नोट कर लो, द पेट्रोल प्राइजेस, PRICE, राइजेस, पेट्रोल प्राइस राइजेस, देखो पेट्रोल प्राइस राइजेस फ्रॉम मिडनाइट, पेट्रोल प्राइस राइजेस फ्रॉम मिडनाइट, ठीक है ना। तो ये कैसा एग्जांपल्स हुआ कि पेट्रोल प्राइस राइजेस फ्रॉम मिडनाइट, तो पेट्रोल के जो आपके दाम है वो कहीं ना कहीं मिडनाइट, मध्य रात्रि से इंक्रीज हो गए, बढ़ने लगे। तो लेकिन ये काम कब हुआ, ये काम तो रात को हुआ, लेकिन मिडनाइट के अंदर हुआ ना, एक्शन कब का, मिडनाइट का। फिर भी प्रयोग किसका कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि ये है क्या, तो ये न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस। अभी तक बहुत सारे जो हमारे बेसिक्स लेवल्स के पेपर होते हैं उनमें ये एग्जांपल्स देखने को नहीं मिला, फिर भी मैंने इसके अंदर एग्जांपल्स इसको नोट करवा लिया। हो सकता है कहीं पर भविष्य में इसके अंदर कोई क्वेश्चन बन जाए, तो एक छोटा सा एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको अच्छे से रखेंगे याद कि न्यूज़पेपर्स की जो हेडलाइंस होती है उनके अंदर भी वो सारी की सारी घटनाएं जो फ्यूचर में घटित होगी या फिर पास्ट में घटित होगी, तो होती तो वो फ्यूचर या पास्ट से, लेकिन लेना देना उसका टेंस का, कौन सा टेंस का प्रयोग करोगे, टेंस आप करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। 6 नंबर पॉइंट में हम और कुछ नया जानेंगे। चलो अब मैंने ये सुनो, मैं आपको बताया फ्यूचर का कोई प्लान एक्शन है या कोई फ्यूचर का शेड्यूल्स एक्शन है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए हम हमेशा प्रयोग करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा प्रयोग करेंगे, तो रूल नंबर आप लिख दो, पॉइंट नंबर 6 क्या लिखोगे, PLANNED प्लान एक्शन, SHEDULED शेड्यूल्ड एक्शंस ऑफ फ्यूचर या फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर लिख दो, प्लान या फिर शेड्यूल्स एक्शन फॉर फ्यूचर। फ्यूचर का कोई प्लान एक्शन या कोई शेड्यूल एक्शन है, वे ऐसा घटना है, शेड्यूल की स्पेलिंग सही है SHEDULED, लगभग ये सही है मेरे हिसाब से, एस इसमें मिस्टेक है, SCHEDULED शेड्यूल।
प्लान या कोई शेड्यूल्स एक्शन है जो फ्यूचर का, फ्यूचर की ऐसी घटनाएं जो फ्यूचर में घटित होगी, तो उनके अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, उसमें हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं लिख दूं कि द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड, ठीक है, आप लखनऊ लिख दो, आप लिख दो जैसे दिल्ली लिख दो, DEL दिल्ली, TOMO है ना, टुमारो एट 5 PM कुछ भी कर दो। द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स दिल्ली टुमारो, जो प्राइम मिनिस्टर है वो दिल्ली कब आएंगे, कल दिल्ली उनका आगमन होगा। लेकिन ये घटना तो टाइम आप देखोगे तो टाइम तो फ्यूचर का है, लेकिन मुझे ये बात बताओ क्या ये एक्शन उसने अचानक एक्शन ले लिया प्राइम मिनिस्टर ने कि अभी हाथ चलो और दिल्ली चले जाते, ऐसी बात तो नहीं। उन्होंने कहीं ना कहीं जो प्राइम मिनिस्टर के जो एक्शंस होते हैं, उनका जो काम होता है, उनका पहले से प्री प्लान किया होता है, उनका जो प्लान है वो पहले से किया होता है, भाई वो काम हुआ या फिर नहीं होगा। तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर में कोई प्लान ऐसा हो ना, ऑफिशियल कोई प्लान हो, ठीक है ना, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, उनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। प्राइम मिनिस्टर सिंगुलर है, इसलिए हमने हमेशा कौन से प्रयोग किया, तो यहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का हमने प्रयोग किया। तो इस प्लान या शेड्यूल्स एक्शन के अंदर हमने ये जाना कि कोई ऐसी घटना जो मतलब प्रेजेंट, या इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी का इसका नाम मैं बता दूं, भविष्य की नियोजित घटनाओं के लिए, नियोजित है ना घटनाओं के लिए, एकदम जो एकदम नियोजित या समयबद्ध घटनाएं होती है जो भविष्य में होगी एकदम, ठीक है ना, तो उन घटनाओं के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। रूल के माध्यम से भी मैंने समझा दिया कि प्लान्ड एक्शन हो या फिर किसका कोई शेड्यूल्ड एक्शन हो, किसका फ्यूचर का, फॉर फ्यूचर कोई भविष्य के लिए ऐसी घटना जो होगी ऑफिशियली, तो उसका जो पहले से प्री प्लान किया होगा, लेकिन होगी तो वो भविष्य के अंदर, लेकिन वो ऑफिशियल कोई फ्यूचर का पहले से प्लान है, तो उसके अंदर प्रयोग किसका होगा, तो प्रयोग होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ ये आप पॉइंट नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 के ऊपर, या पॉइंट नंबर 7 के अंदर वो हमारा क्या कहता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। हमने 6 पॉइंट्स अच्छे से समझे, उनके अंदर हमसे जो प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स का प्रयोग होता है, जो यहाँ एग्जामिनर का जो फेवरेट हमारे पॉइंट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो अक्सर उन पॉइंट का यूज करके पेपर में सवाल बनाता है, तो उन पर हमने अच्छे से जिक्र किया। अब हमारा पॉइंट नंबर आ जाएगा 7। पॉइंट नंबर 7 हमारा रिलेटेड होगा, वो होगा हमारा हैबिचुअल एक्शन, HABIT, हैबिट की स्पेलिंग है UA, हैबिचुअल एक्टिविटी या एक्शंस, ठीक है ना, एक्शंस लिख दो ACTIONS, हैबिचुअल एक्शंस, या फिर एक्टिविटी लिख दो आप ACTIVITIES। हैबिचुअल एक्शंस का मतलब होता है आदतन क्रिया, हिंदी में इसको क्या बोलोगे, आदतन क्रिया, सही लिखा होगा, आदतन क्रिया। वे ऐसे काम अक्सर जो हम डेली लाइफ में रोज करते रहते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं हमेशा सत्य बोलता हूँ, ठीक है ना, तो ये सारी की सारी हैबिट है हमारी। जैसे वो धूम्रपान करता है, वो उसकी हैबिट हो गई, तो ये हैबिचुअल एक्शंस या जो हैबिट्स होती है वो हमारी, तो जो आदतन क्रियाएं होती है अक्सर जिनका हम डेली लाइफ में डेली रूटीन में यूज करते हैं, तो ये कैसा एक प्रकार का रूटीन एक्शन हो गया। और रूटीन एक्शन भी हमने शुरू में जाना कि रेगुलर एक्शन हो या फिर रूटीन एक्शन हो, एक ही इसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एक ऐसा फैक्ट याद रखना जिसके अंदर आपको ये 7, 8 जो साइड के फैक्ट है वो सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। आप याद रखना हमेशा रेगुलर एक्शन। रेगुलर एक्शन का मतलब होता है वो काम जो रोजाना होता है, डेली बेस पर जो काम रोजाना होता है उसको आप प्रयोग ना तो फ्यूचर में कर सकते हैं, ना उसके अंदर आप वर्ब पास्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, केवल ना केवल उस टेंस के अंदर प्रयोग होगा तो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो हैबिचुअल एक्शंस का मतलब हो गया, हैबिचुअल एक्टिविटीज का मतलब हो गया आदतन क्रिया, ठीक है। जैसा मैंने शुरू में एग्जांपल दिया कि ही स्मोक्स, ठीक है, ही स्मोक्स का मतलब होता है वो धूम्रपान करता है, और इसके पीछे क्वेश्चन मैंने लिख दिया ये हमारी हैबिट, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जांपल्स दे दिया आपका कि वी गो टू स्कूल डेली, या फिर लिख दो इससे वी गो टू स्कूल एवरी डे। तो एवरी डे ये आपको टाइम दिख रहा है, एवरी डे का मतलब होता है प्रत्येक दिन,
और प्रत्येक दिन का आप समझ रहे हो इसका प्रयोग ये कौन सी टाइम डिनोटिंग एडवर्ब से और किस टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ये ऐसा कि सामान्यतः हर रोज, और हर रोज का मतलब हो गया रूटीन एक्शन या फिर रेगुलर एक्शन या फिर कोई हैबिट है तो हैबिट हो गया, कोई रेगुलर एक्शन हो गया, कोई रूटीन एक्शन हो गया, तो उसके अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख दूं, सीता always speaks truth, या तो ट्रूथ लिख दो। सीता हमेशा सत्य बोलती है, सीता हमेशा क्या बोलती है, सत्य बोलती है। तो इस एग्जाम्पल से आपको ये पता चला, तो कहीं ना कहीं ये कैसा हो गया, स्पीक ऑलवेज का मतलब हमेशा, ठीक है, और हमेशा का मतलब हर रोज, हर रोज का मतलब हैबिट है ना, तो ये उसकी कहीं ना कहीं हैबिट है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वी, जैसे ऐसा एग्जांपल है, राम नेवर टेल्स ए लाई, राम कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है ना। सीता नेवर टेल्स ए लाई, तो वो ही कहीं ना कहीं कैसा हो गया, तो हैबिट हो गई। तो ये हैबिट है, तो हैबिट है कि इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग होगा, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, प्रेजेंट का, और प्रेजेंट के भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर एस और यस इसलिए लगाया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। और इसके अंदर जो हमारा लास्ट जो की पॉइंट होगा उसको आप नोट कीजिए, हाथों हाथ इसको नोट करवाता हूँ। फिर हमारे जो इंपोर्टेंट जो फैक्ट थे, इंपोर्टेंट जो पॉइंट थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, वो हमने अच्छे से जान लिए। इन सब का प्रयोग कहीं ना कहीं, ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं, इन सब का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। लास्ट में मैं एक बार और अच्छे से इसका शॉर्टली रिवीजन करवा देता हूँ। और एक और की पॉइंट लिखिए आप, पेपर में इतना रूल इसके ऊपर सवाल बने नहीं, फिर भी आप लिख लीजिए पॉइंट। कोई पूछे तो इसके अंदर आपको ध्यान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8, इसका नाम है पोजेशन या पोजेशन, ठीक है, POSSESSION। पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व। स्वामित्व का मतलब ऐसे समझो कि मैं कहूँ आई हैव ए बेंगलोर, मेरे पास एक घर है, ठीक है ना। तो ऐसे समझो यार, भी इसको हिंदी में कहते हैं अधिकार। अधिकार दर्शाने की बात हो तो अधिकार दर्शाने के लिए आप पास्ट टेंस का प्रयोग ना कर सकते, ना ही फ्यूचर टेंस का प्रयोग कर सकते, केवल किसका प्रयोग करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैंने कहा आई हैव ए कार, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हैव है, ये पोजीशन को दर्शा रही, इसको दर्शा रही है वर्ब, और ये पोजीशन को दर्शा रही। ये वर्ब चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। वर्ब होती है जो एक्शन भी, स्टेट भी और पोजीशन को दर्शाती है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स कैसा होगा, आई हैव ए कार, यानी पोजीशन। जैसे दिस इज माइन पेन, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, ठीक है। तो ये माइन यहाँ पर क्या एडवर्ब दर्शा रहा। अगला एग्जांपल लिख दिया, जैसे दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये बुक किसकी है, मेरी। तो इन सब में समझ लिया आपने कहीं कि जो पोजीशन होता है, लास्ट में मैंने सोचा कि इसको भी करवा लेते क्यों ना, हो सकता है बेसिक्स लेवल में इससे भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है ना। जैसे आप आगे मैं एग्जांपल्स और कहता हूँ कि ही, आई लिख दो, ही लिख दो, आई का तो यूज कर लिया, ही हैज ए पेन। तो यहाँ पर ये हैज क्या डिनोट कर रही है, पोजीशन अधिकार। यहाँ पर ये बिलोंग्स टू, बिलोंग के पीछे टू प्रीपोजिशन लगता है, ये भी क्या दे रहा है, अधिकार दर्शा रही, स्वामित्व दर्शा रही, यानी ये चीज मेरी है। इस माइंड, ये भी क्या दर्शा रहा है, यहाँ पर अधिकार दर्शा रहा है, ठीक है ना। आई हैव ए कार, यहाँ पर है, ये पॉजिटिव वर्ब है यहाँ पर, और ये क्या दर्शा रही, अधिकार दर्शाने की बात कर रही है। तो साथ ही हमने अच्छे से ये जाना, 8 नंबर रूल से हम डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला 8 नंबर रूल में हमने ये जाना पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, कोई अधिकार दर्शाने की बात हो रही है तो उसका अधिकार भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके दर्शा सकते हैं। उसके बाद में हमने जाना ऊपर की ओर हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन के अंदर हमने ये जाना जो आदतन क्रिया जो डेली बेस पर रोज होती है, रूटीन एक्शन, रेगुलर एक्शन, उनमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उनके भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होते हैं। फिर उसके बाद में हमने एक एक करके बहुत सारे पॉइंट जाने। सबसे पहले हमने कीवर्ड्स जाना, कीवर्ड्स के बाद में हमने यूनिवर्सल ट्रूथ जाना। यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में मैंने प्रोवर्ब्स बताई कि प्रोवर्ब्स का भी प्रयोग आप किसमें करते हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। फिर हमने उसके अंदर और जाना कि कोई न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है, तो उस हेडलाइंस के अंदर भी किसका प्रयोग करोगे, कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट था। तो इन सारी की सारी चीजें, और साथ ही हमने लास्ट में एक और चीज का जिक्र किया था
कि प्लान या शेड्यूल एक्शन ऑफ फ्यूचर, भविष्य की कोई ऐसी नियोजित बंद या पहले से कोई ऐसी समय बंद जो घटना है जो घटित होगी भविष्य के अंदर, लेकिन उसका पहले से प्री प्लान कर रखा है, जो घटना पहले से तय हो। जैसे कि हमारे एग्जाम्स जो है आने वाले सोमवार से स्टार्ट होंगे, तो ये पेपर में एग्जाम्पल्स वाला, ये एग्जाम वाला पेपर के अंदर क्वेश्चन आया था, तो इसको मैं आगे आपको क्वेश्चंस में जब करवाऊंगा तो करवा लेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने डेफिनेशन समझी टेंस की डेफिनेशन के अंदर हमने ये समझा कि जो टेंस है वो हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग प्रयोग करते हैं, और टेंस को बदलता कौन है, जो टेंस है उसका प्रयोग हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग होता है, जैसा टाइम वैसा ही टाइम टेंस, क्योंकि समय ने हर कोई तो बदला है, तो टेंस की तो बड़ी बात है ही क्या, समय हर एक इंसान को बदल देता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग टेंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमने जाना कि टेंस के अंदर जो प्रयोग होगा एक्चुअल में वो परिवर्तन ना तो सब्जेक्ट में होगा ना ऑब्जेक्ट में होगा, केवल वो परिवर्तन होगा किसमें, वो परिवर्तन होगा केवल वर्ब के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए हमें अच्छे से इन चीज को ध्यान में रखना है कि टाइम के अकॉर्डिंग हम प्रयोग करेंगे टेंस का, और जैसा टेंस होगा वैसी हमें वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। तो इसीलिए टेंस की परिभाषा का भी मैंने शुरू में आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। अब हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टेंस के जो एग्जांपल्स हैं, तो इसके बाद में मैं आपको प्रेजेंट टेंस के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे मैं बताऊंगा, और फिर हम पढ़ेंगे आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जो हमारे 12 टेंसेज में से कुछ ऐसे 5 या 7 टेंसेज के भाग हैं, 7 टेंस है ओवरऑल 12 टेंसेज में देखे, उनमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, उसमें वो हमेशा जो एग्जामिनर होता है कहीं ना कहीं उसकी देख रेख में नजर में जो महत्वपूर्ण टेंस होते हैं उनके बहुत सारे रूल्स, कुछ ही रूल्स है देखे तो उन पर अक्सर सवाल बनता ही रहता है। तो हम अक्सर रूल्स को रट करना अच्छे से हम एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे कि इसमें आखिरकार बात क्या हो रही है। तो अच्छे से मिलते हैं टिल देन, तब तक के लिए जय।